हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर। आज के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज क्वेश्चंस के साथ साथ है ना वो बहुत सारे टॉपिक भी आपको क्लियर कराऊंगी। और मैंने बिल्कुल जैसे बुद्धि का टॉपिक हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया, रोड्स का हो गया, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाले हैं। और साथ के साथ मैंने उनको ना बिल्कुल स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की आप लोगों को ना, कि आप कहानी सुनते रहो बस, और वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। उसके अलावा मैंने ना बिल्कुल हल्के हल्के जो डिफरेंस पे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना, बिल्कुल एक एक शब्द के ऊपर, वो भी मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर ये शब्द आ जाए तो ये आंसर होगा, ये शब्द आ जाए तो ये आंसर होगा। साथ के साथ आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे, मैंने पिक्चर भी साथ में डाल दी है, ताकि आप लोग कहानी के माध्यम से सुनो भी, पिक्चर के थ्रू देखो भी। ठीक है, और उनको सोल्व भी करने की कोशिश करो, बारीकी भी देखो, तो फिर आप भूलने के कोई आपके चांस होंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से समझ पाओगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपने साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक बन गया कि जो साइनेटिक्स तकनीक है वो किन्होंने प्रतिपादित की थी? अपने गॉर्डन जी ने की थी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। जो साइनेटिक्स तकनीक है, इसमें जो साइनेटिक वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज। क्या मतलब होता है? ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज। आप क्या करोगे? अलग अलग आइडियाज को, अलग अलग विचारों को एकत्रित करोगे, इकट्ठा करोगे। ये इस साइनेटिक वर्ड का मतलब होता है। और ये कहाँ का है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये जो साइनेटिक है ना, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक। और इसका मतलब मैंने बता ही दिया कि अलग अलग विचारों को इकट्ठा करना, ज्वाइन करना, ये इसका मतलब होता है। अब हमारे गॉर्डन जी ने क्या किया था? साइनेटिक टेक्निक डेवलप की थी। इन्होंने गॉर्डन जी ने अपने दोस्त, इनके दोस्त थे एक प्रिंस, उसके साथ मिलके ये साइनेटिक टेक्निक डेवलप की। इसका मतलब क्या था कि ये क्या करते थे? प्रॉब्लम को सोल्व करते थे इस टेक्निक के थ्रू। ये जो साइनेटिक टेक्निक आपको दिख रही है, ये किस लिए काम आती थी? प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक है ये। अब आप बोलोगे कि कैसी प्रॉब्लम? किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। अगर आप लोग को इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके सोच लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपका पहले अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अभी आप क्या है, थोड़ा कम हो गया है, डाउनफॉल आपका हो गया है। तो ये क्या करते थे वहाँ पर? प्रॉब्लम को सोल्व करते थे वहाँ पर, कि आपका जो डाउनफॉल हुआ है वो किस वजह से हुआ है। हो सकता है आपके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो प्रोडक्ट के, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो फैक्ट्री में, ठीक है, या मार्केटिंग अच्छी नहीं है, या हो सकता है आपकी पैकेजिंग पैकेजिंग जो है ना वो थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या करते थे? उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते थे कि किसी भी इंडस्ट्री में, पहले इन्होंने इंडस्ट्री से ही स्टार्ट किया था, कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो वो क्या करते थे? इसको सोल्व करते थे। आई होगी बात समझ में? फिर बाद में पहले तो अपने दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम सोल्व करते थे। साइनेटिक टेक्निक इन्होंने उसका नाम रखा था। बाद में धीरे धीरे इन्होंने खुद की ही कंपनी बना ली थी गॉर्डन जी ने। ठीक है, फिर उन्होंने इसके साथ बहुत सारे अलग अलग भी काम जोड़ दिए थे। जैसे पहले तो इंडस्ट्री से रिलेटेड करते थे ना, फिर बाद में ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड और कई सारे इन्होंने अपने क्या किए थे, प्रोजेक्ट और ऐड कर लिए थे अपनी कंपनी में। ठीक है, तो ये थी। अब इसमें क्या नहीं होता था? देखिए, पहली बात इन्होंने दिया डिटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब क्या है? डिटैचमेंट है ना ये वाला वर्ड, इसका मतलब होता है अलगाव। हिंदी में अलगाव होता है ना, यानी कि अलगाव, अलग, इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग इन्वॉल्वमेंट। किस चीज़ का? अलग अलग विचारों का इन्वॉल्वमेंट। डिटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट का मतलब आया समझे, कि जो डिटैच होंगे, अलग अलग होंगे आइडियाज आपके पास, उनको भी इसमें शामिल करना। आगे आपको समझ में? सेकंड चीज़ ये तो इन्होंने कही थी कि अलग, नाम ही इसलिए रखा हुआ है ना साइनेटिक्स, तो कि अलग अलग आइडियाज को आपको क्या करना है, उसमें इन्वॉल्वमेंट देना है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। नहीं, जहाँ पर हमें एक जैसी चीज़ ढूंढनी हो, समान वस्तु की खोज करनी हो, तो वहाँ पर कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है। सेम की सेम हम चीज़ उसको बना देंगे, कहाँ क्या क्रिएटिविटी हुई? वो तो हमने नकल कर ली। बल्कि क्रिएटिविटी का तो मतलब मैंने बता रखा, कुछ अलग करना, नया करना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर हो गया रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्कन यानी कि डिफरमेंट। डिफरमेंट का मतलब क्या होता है आपका? एक तरीके से पोस्टपोन होना कोई चीज़,
या डिले हो जाना। बिल्कुल ये हम कर सकते थे इसके अंदर। अगर कोई आइडिया है वो अगर हमारी प्रॉब्लम पर फिट नहीं बैठ रहा है तो हम उस आइडिया को पोस्टपोन कर सकते थे, वहाँ से स्थगित कर सकते थे, हटा सकते थे उस आइडिया को। ऐसा नहीं है कि उसी आइडिया पे स्टक होकर बैठना है, चिपक के बैठना नहीं। हम उस आइडिया को क्या कर सकते थे, पोस्टपोन कर सकते थे, हम डिले कर सकते थे। फोर्थ है जो आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन, संकल्पना निर्माण। बिल्कुल इसमें हम क्या करते थे, तथ्यों का निर्माण करते थे। हम ऐसी क्रिएटिविटी करते थे जिसमें कुछ कंसेप्ट हो, कंसेप्ट फॉर्म हो, कुछ तथ्य बने, ठीक है, कुछ संप्रत्यय बने। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही वाई हाथ कुछ में भी कर दिया, नहीं, कंसेप्ट तो उसके अंदर होना ही होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये फोर्थ भी था। तो जो इसमें नहीं था वो था समान वस्तु की खोज, बिल्कुल भी नहीं था ये, हमें कुछ डिफरेंट करना था, अलग अलग करना था। तो मेरे ख्याल से आप कि जो आपका 16th का जो आंसर होगा वो होगा, नहीं पूछ रखा तो सेकंड आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट सूट टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। बताना कौन सा जो गिफ्टेड चिल्ड्रन पर सूट नहीं हो रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स। गिफ्टेड बच्चे आपको पता होंगे वे थोड़े तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हर चीज़ को फटाफट से कर लेते हैं, है ना, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, तेजी और आसानी से सीखते हैं। बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं और बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। वे क्या करते हैं, कठिन मानसिक कार्य, बिल्कुल कठिन, वे थोड़े ना डिफ़िकल्ट वर्क भी कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल कार्य होता है जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, लेकिन वे उससे थोड़ा सा हटके करते हैं, कुछ और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी वो कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के कार्य भी कर लेते हैं। थर्ड है, बहुत प्रकार की जानकारियाँ रखते हैं। बिल्कुल उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं। बिल्कुल क्योंकि उन्होंने क्या है, अपने उस लेवल का सिलेबस कवर कर लिया होता है। वो फिर क्या करता है, कहीं ना कहीं से अलग अलग तरीके की नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो थर्ड ये भी ऑप्शन ठीक है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। फोर्थ देखिए, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास करने की जरूरत होती है। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हमने ऊपर बोला कि वो बहुत आसानी से सीख लेते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ आसानी से आपने सीख लिया, आपको समझ में भी आ गई, तो आपको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर रॉन्ग होगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? व्हाट इज द एज रेंज ऑफ पुबर्टी स्टेज? पुबर्टी क्या होता है? पुबर्टी का मतलब एक तरीके से होता है ना यौवन का आरंभ। यौवन के आरंभ को ही तो बोलते हैं ना पुबर्टी, यानी कि जब जवानी आना स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं पुबर्टी वर्ड। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा है कि जो 12 से लेकर जो 14 साल की लड़कियां होती हैं वो लड़कों से दिखने में, शारीरिक रूप से दिखने में ज़्यादा जवान दिखती हैं 12 से 14 साल की एज में। और जो लड़के होते हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो 14 से 16 साल की उम्र में होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी ऑलरेडी करवाया है कि कौन सी उम्र में जो लड़कियां लड़कों से शारीरिक रूप से जल्दी जवान दिखती हैं, तो 12 से 14 बता रखा है मैंने, ठीक है। और लड़कों का होता है 14 से 16। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लड़कियां हैं वो मैंने बताया था, ऐसा नहीं कि एकदम से 12 साल की हो गई और एकदम से वो बड़ी दिखने लग गई, नहीं। स्टार्टिंग तो उनकी थोड़ी पहले से ही होती है ना, कि 10-11 साल से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो जनरली 11 साल मानी गई है, और 11 साल से लेके, अगर दोनों की बोल लूँ लड़के और लड़कियों की, तो 11 से लेके 16 साल उनकी होती है पुबर्टी की एज। और इसी को बोला जाता है वयसंधि, है ना। हिंदी में बोल दो वयसंधि, इंग्लिश में बोल दो पुबर्टी स्टेज। तो जो हमारा आंसर होगा 11 से लेके 16 साल, ये क्या हमारा वयसंधि अवस्था बोली गई है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, उसके अंदर फिजिकल चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुद्धि वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक स्टोरी की तरह करेंगे, कहानी की तरह। आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? यहाँ पर बुद्धि की बात की गई है। बुद्धि को नापने के लिए जो टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट, बताइए इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रकार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बुद्धि शब्द है ना, बुद्धि शब्द का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है जो हम दिमागी तौर पर काम करते हैं, एक तरीके से हमारी मेंटल एबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं।
है ना। मानसिक योग्यता वही तो हमारी बुद्धि होती है, ठीक है। तो बुद्धि की आपको यहाँ से हो गई डेफिनेशन कि मेंटल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब इसके ऊपर ना कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने कार्य करना स्टार्ट कर रखा था बुद्धि के ऊपर। अब अपने जो बिनेजी थे उनके दिमाग में ये आए कि चलो मेंटल एबिलिटी तो होता है बुद्धि का काम, लेकिन हम ऐसे कैसे नापें कि किसके अंदर कितनी बुद्धि है। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो बच्चे हैं ना, जो 10 साल के भी बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा चंट है। वो 15 साल तक के बच्चों का जो दिमागी काम करता है ना, वो 10 साल के बच्चों का करता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या थोड़े से इतना अच्छा नहीं कर पाते, जैसे बेशक से उनकी एज, नॉर्मली एज, फिजिकली एज जिसको बोल सकते हैं हम, शारीरिक जो उम्र है वो बेशक से 10 साल हो गई है, लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो थोड़ा कम डेवलप है। वो 10 साल के होके भी ना थोड़े छोटे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, 4-5 साल के बच्चों की तरह, ठीक है। तो जो हमारे बीने जी थे, बीने जी ने क्या कहा कि अगर हमें बुद्धि को नापना है तो हमें बच्चे की मेंटल एज को नापना पड़ेगा कि वो मानसिक उसकी उम्र कितनी है। हमें शारीरिक उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 10 साल का हो गया, 15 साल का, 20 साल का, हमें उसका दिमाग की उम्र देखनी है, दिमाग की उम्र, कि दिमाग के रूप से कितने साल का है, कितना शार्प है उसका माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला मेंटल एज, है ना, ये दिख रहा होगा आपको मेंटल एज। इस मेंटल एज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था, अपने बीने जी ने किया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था अगर आपको बुद्धि को नापना है तो आप बच्चे की मेंटल एज को नापो, क्यों मानसिक रूप से कितना स्ट्रोंग है, कितना तेज है, ठीक है। और यहाँ पर बीने जी ने अपने दोस्त साइमन के साथ मिलके 1905 में यानी कि 1905 में पहला बुद्धि को नापने का टेस्ट बनाया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए बुद्धि को नापने के लिए सबसे पहला जो टेस्ट था वो किन्होंने बनाया, तो बीने जी ने बनाया था, बीने और साइमन। इसलिए इस टेस्ट का नाम ही, उस टेस्ट का नाम ही बीने साइमन टेस्ट रख दिया गया था इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के ऊपर, ठीक है। तो जो बुद्धि को नापने का सबसे पहला टेस्ट मैंने बता दिया, बीने जी ने बनाया अपने दोस्त साइमन के साथ मिलकर, और इनके टेस्ट का नाम था बीने साइमन टेस्ट। कब बनाया, 1905 में। और सबसे क्वेश्चन ये आ जाए कि मेंटल एज शब्द का संप्रत्यय किसने दिया, तो वो दिया था अपने बीने जी ने दिया था। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी बात समझिए। अब बीने जी ने अपना काम कर दिया, अब और भी तो मनोवैज्ञानिक थे, वो भी बुद्धि पर काम कर रहे थे भाई, कई सालों तक वो लगे रहे। फिर 7 साल के बाद यानी कि 1912 में, ठीक है, 1905 में इन्होंने दे दिया अपना टेस्ट बना दिया। उसके बाद 1912 में अपने आए स्टर्न जी, ठीक है, 1912 में आए स्टर्न जी। उन्होंने क्या कहा कि बीने जी आपने ये बोल दिया कि जो बुद्धि होती है वो हमारी क्या होती है, सीधी मेंटल एज होती है ना, हम मेंटल एज को नापेंगे, मानसिक आयु को नापेंगे और हमारी बुद्धि निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए जो आपने मेंटल एज दी है ना, हमने मान लिया ये शब्द बीने जी आपने ही दिया है मेंटल एज का, लेकिन इस मेंटल एज को आप डिवाइड कर दो किससे, बच्चे की वाक्य में एज कितनी है, फिजिकल एज बोल दो या क्रोनिकल एज, कुछ भी बोल दो इसको ना, MA/CA मेंटल एज को डिवाइड कर दो आप किससे, क्रोनिकल एज से, कि वाक्य में उस बच्चे की शारीरिक रूप से उम्र कितनी है। तब हमारा क्या निकलेगा, हमारा बुद्धि लब्धि निकलेगा। अब उन्होंने देखो, उन्होंने बुद्धि पर टेस्ट किया था। यहाँ पर एक नई चीज मैं बता रही हूँ, बुद्धि लब्धि IQ कह रहे, वो बुद्धि किस में नापेंगे। एक बात बताओ, आप चावल लेने जाते हो, आप किलो में लेके आते हो, 2 किलो चावल दे दो, 3 किलो चावल दे दो, ठीक है। आप दूध लेने जाते हो, लीटर में लेके आते हो, 1 लीटर दूध दे दो, 10 लीटर, है ना। तो स्टर्न जी ने कहा कि आपने तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं दी, हम बुद्धि को नापेंगे किस में, हम नापेंगे IQ में, इंटेलिजेंट क्वोशेंट में। यूनिट दे दी, जैसे किलो यूनिट है, लीटर यूनिट है, ग्राम यूनिट है, ऐसे ही बुद्धि के लिए IQ है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट है। ये बात आप समझ में लेना। और ये IQ शब्द सबसे पहले किन्होंने यूज किया था, स्टर्न जी ने यूज किया था, ठीक है। कि अब हम ये बुद्धि नहीं बोलेंगे कि बुद्धि इसकी इतनी, हम बोलेंगे बुद्धि लब्धि इतनी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ में कि इन्होंने क्या किया था, बीने जी का मेंटल एज उठाया और उसको सीधा कर दिया क्रोनिकल एज से डिवाइड, और कहा कि भाई इन दोनों को डिवाइड करके ये पता है क्या आ रहा है, हमारी बुद्धि लब्धि आ रही है, ठीक है। बुद्धि को नापने की यूनिट है एक तरीके से भाई, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला तो बना दिया ये, लेकिन ये फॉर्मूला ना ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं, क्योंकि सक्सेस क्या, इन्होंने यूज ही नहीं किया, ऐसे ही बना के छोड़ दिया ये फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को ना 4 साल के बाद यूज किया हमारे टर्मन जी ने। कब, 1916 में, 1916 में। किन्होंने यूज किया, हमारे टर्मन जी ने।
लेकिन इन्होंने कहा कि स्टर्न जी आपका फॉर्मूला अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, मैं उसको दूर करूँगा। इन्होंने कहा आपने मेंटल एज दे दी, ठीक है, CA दे दी, ठीक है, क्रोनिकल एज, इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये करेक्ट आपकी IQ निकलेगी। आई है बात समझिए। टर्मन जी ने क्या कहा कि ठीक है स्टर्न जी आपने ये फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज आपने ले लिया बीने जी का उठा के, क्रोनिकल एज से आपने खुद से डिवाइड कर दिया, ये आपने बना दिया फॉर्मूला, किसका बना दिया, IQ का, है ना, स्टर्न जी ने बनाया था नहीं। लेकिन टर्मन जी बोले भाई ठीक है आपका फॉर्मूला ठीक है चल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है कि इसको मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब हमारा फॉर्मूला अच्छा खासा बन गया। तो ये जो फॉर्मूला दिया था ना मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला किन्होंने दिया था, टर्मन जी ने दिया था। तो देखो यहाँ से है ना कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं। क्या क्वेश्चन कवर हुए हैं, मेंटल एज शब्द सबसे पहले किन्होंने यूज किया, बीने जी ने दिया यूज किया, है ना। सबसे पहले बुद्धि का जो टेस्ट, बुद्धि को नापने का टेस्ट किन्होंने बनाया, बीने जी ने बनाया 1905 में। उसके बाद 7 साल के बाद अपने आए, कौन आए, स्टर्न जी आए। स्टर्न जी ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऐसा सीधा दिमागी तौर पर आप कैसे नाप सकते हो, कुछ यूनिट तो दो भाई बुद्धि को, कि भाई जैसे हम किलो को नापते हैं, भाई इतने किलो चावल इतने किलो ये है, ऐसे बुद्धि की भी कुछ तो यूनिट दो। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्टर्न जी ने बुद्धि लब्धि वर्ड यूज कर लिया और कहा कि मेंटल एज को सीधा क्रोनिकल एज से करो डिवाइड, तो हमारा IQ आ जाएगा। इन्होंने फॉर्मूला बना के दिया, छोड़, इतना कुछ खास यूज नहीं किया। उसके बाद आए अपने टर्मन जी, इन्होंने कहा कि स्टर्न जी आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बना दिया है, बस थोड़ी सी कमी मैं दूर करना चाहूँगा कि इसको मल्टीप्लाई बाय 100 से कर दो, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला एकदम मस्त है। तो आजकल यही फॉर्मूला लग रहा है। आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आता है मल्टीप्लाई बाय 100, ये किन्होंने दिया, तो ये हमारा दिया था टर्मन जी ने दिया था। आइए बात समझिए, ये पूरा ही लिखा हुआ आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी, शब्द भी मैंने बता दी। अगर ये शब्द आ जाए ना, ये वाला शब्द किन्होंने दिया, ये वाला शब्द किन्होंने दिया, IQ शब्द किन्होंने दिया, है ना, अपने स्टर्न जी ने, MA मेंटल एज शब्द किन्होंने दिया, बीने जी ने, पहला बुद्धि परीक्षण बीने जी ने 1905 में, जिसका नाम रखा गया बीने साइमन टेस्ट, है ना। तो ये कई सारे क्वेश्चन आपके इसमें हो गए हैं कवर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब बुद्धि को नापने के लिए 4 तरीके के टेस्ट करवाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना 4 तरीके के टेस्ट करवाते हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो आपका होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगी, स्पेस नहीं रहता। एक तो आपका होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, सिर्फ सुनते जाना, आपको आराम से आ जाएगा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, एक होता है आपका परफॉर्मेंस, जो आपका इस क्वेश्चन में भी पूछा गया, परफॉर्मेंस, एक होता है नॉन लैंग्वेज, ठीक है। ये 4 तरीके के टेस्ट ले लेते हैं बुद्धि नापने के लिए। वर्बल शाब्दिक, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है ना, जैसे आप लोग भी HTET दोगे, CTET दोगे, कितने सारे टेस्ट तो आप देते हो ना, वे सारे क्या वर्बल ही तो हैं। नॉन वर्बल ऐसा होता है जो अनपढ़ लोगों के लिए होता है, ठीक है, ये हमारा अनपढ़ लोगों के लिए होता है मोस्टली। थर्ड परफॉर्मेंस टेस्ट, हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे देंगे, कुछ सामान दे देंगे, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके दिखाओ, वो आपके होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। और फोर्थ आपका होता है नॉन लैंग्वेज, इसमें हम बिल्कुल भाषा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल शब्द नहीं बोलेंगे। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, देखो इसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा ही आपका टॉपिक ही कवर हो जाएगा। देखिए पहला हमने देखा वर्बल टेस्ट, वर्बल तो आपको नॉर्मली समझ में आ ही गया होगा, है ना। वर्बल, वर्बल यानी कि शाब्दिक, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं। देखिए जो सबसे पहले इसमें जो टेस्ट बना ना, वो अपना अल्फा टेस्ट 1917 में बनाया था मनोवैज्ञानिकों ने। और कब बनाया था, जब आपका पहला विश्व युद्ध चला हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका में, तब अल्फा टेस्ट बना था। इसमें क्या था कि देखो अमेरिका वालों को ना, लोगों को सेना में भर्ती करना था, लेकिन उसमें क्या पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, तो इसलिए इन्होंने अल्फा टेस्ट बना दिया। आई बात समझिए, अल्फा टेस्ट क्योंकि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अल्फा टेस्ट आपका होता है पढ़े लिखे लोगों के लिए टेस्ट बनाते हैं, और ये कब 1917 में बना था, अमेरिका वालों ने बनाया था, लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए, युद्ध में भर्ती कर रहे थे ना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको नॉन वर्बल, नॉन वर्बल एग्जाम्पल है आपका बीटा, हिंदी में लिख लेना बीटा, ये मैंने साइंस की फॉर्म में लिख दिया बीटा, ठीक है। ये भी क्या था, जो आपका प्रथम युद्ध था ना, अमेरिका वालों ने अल्फा बनाया था, ऐसे ही अनपढ़ लोगों के लिए बीटा बनाया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सारे ही हम सेना में पढ़े लिखे लोग भर्ती नहीं कर सकते भाई, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे काम भी होते हैं सेना में
ना, खाना बनाना है, साफ सफाई है, कपड़े धोने हैं, बहुत अलग अलग तरीके के काम भी तो होते हैं ना सेना में। तो वहाँ पर फिर बीटा टेस्ट भी बनाया गया। आया है वर्बल और नॉन वर्बल मेरे ख्याल से समझ में, तो ये आए हुए हैं, इसमें अभी मैं करवाऊंगी ना क्वेश्चन में। तो अल्फा हमारा क्या है, वर्बल है, शाब्दिक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, बता दिया मैंने, सेना में भर्ती होने के लिए स्टार्ट हुआ था ये। बीटा मैंने बता दिया मोस्टली अनपढ़ लोगों के लिए है। तीसरा मैंने बताया परफॉर्मेंस टेस्ट, जो इसमें पूछा हुआ सारे इसी से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दूंगी, कोई भी सामान उठा के दे दूंगी, ठीक है, आप उससे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपको साइड में दिख जाएगी, पहला है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है कोहस ब्लॉक टेस्ट। कोहस ब्लॉक टेस्ट साइड में आपको पिक दिखेगी। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्लॉक से दिए हुए है ना, इसमें बेसिकली 9 ब्लॉक होते हैं। इसमें आपको ब्लॉक से कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाना है, कुछ ना कुछ आपको अलग बनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, इनका यूज करके कुछ भी अलग बनाओ। साइड में पिक्चर दिख गई होगी कोहस ब्लॉक की। सेकंड आपका होता है पास अलोंग टेस्ट, है ना, इसकी भी पिक्चर आपको साइड में दिख जाएगी। क्या था सेकंड आपका परफॉर्मेंस के लिए, पास अलोंग टेस्ट, ये आए हुए हैं इसमें, पास अलोंग टेस्ट। इसमें आपको साइड में दिख रहे होंगे, ये देखो आपके, ये क्या रेक्टेंगल की फॉर्म वाले भी बॉक्स हैं, इसमें बिल्कुल स्क्वायर की फॉर्म वाले भी बॉक्स हैं, इनसे आपको कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया पास अलोंग टेस्ट। एक आपका होता है क्यूब, जी क्यूब होते हैं, इसमें भी ये तो बच्चे भी खेलते हैं ना, ऐसे घुमा फिरा के इनको कलरिंग को एक लाइन में करना, ठीक है, ये क्यूब वाला हो गया। घन निर्माण करना, रचना परीक्षण करना, है ना। तो ये सारे क्या एक्टिविटी बेस्ड ही तो हैं, परफॉर्मेंस ही तो कर रहे हैं हम इसमें। तो ये जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आपने साइड में पिक्चर भी देख ली होगी, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आपका कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट था, है ना, घन का, क्यूब वाला और पास अलोंग, ये तीनों आपके एक्टिविटी बेस्ड थे ना, है ना। अभी हमने पिक्चर भी देखी, लेकिन जो हमने आर्मी अल्फा परीक्षण था, आर्मी अल्फा टेस्ट था, वो हमारा कैसा था, वर्बल था ना, वो परफॉर्मेंस पर बेस्ड नहीं था, वो वर्बल था, वो शाब्दिक था, उसमें आपको लिखा पढ़ी काम करना पड़ता था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपके एस्टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वैसे ही अल्फा में क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा बुद्धि निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, वो कौन सा नहीं है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, क्योंकि ये हमारा कैसा टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, ध्यान में रखना ये बात। अब यहाँ पर मुझे टाइम लगा, लेकिन मैंने पूरा एक टॉपिक आपका फिनिश कर दिया, पूरा बुद्धि का, ठीक है। और एक क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुद्धि से रिलेटेड इसके साथ ही साथ हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बिटवीन विच एज द चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देखिए आप लोग को पता होगा, जीन पियाजे की थ्योरी हमने कई बार कर लिया है ना, लेकिन हम इस थ्योरी को इतनी बार कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन देखते ही आंसर दे पाएँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी अपनी जीन पियाजे की आप लोग को पता होगा। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने क्या किया था, अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा था कि 0 से जो 2 साल के एज के जो उनके बच्चे थे, वो अलग तरीके की मेंटल एक्टिविटी करते थे। 2 से 7 साल का उनका अलग तरीके का दिमाग चलता था, 7 से 11 साल का अलग, और 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का अलग, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग ग्रुप बना दिया एज के अकॉर्डिंग। तो 0 से जो 2 साल का एज ग्रुप इन्होंने बनाया, इसका नाम इन्होंने रखना सेंसरी स्टेज, ठीक है, सेंसरी स्टेज, संवेदीय अवस्था। 2 से 7 साल का जो ग्रुप था, इसका इन्होंने नाम रखा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 साल तक के जो बच्चे लिए थे, इस एज ग्रुप के बच्चे, 7 से 11 साल तक के जो बच्चे थे, उनका इन्होंने नाम रखा था कॉन्क्रीट बोल दो, या फिर आप लोग इसको मूर्त भी बोल सकते हो। हिंदी में मैं बात करूँ, कॉन्क्रीट स्टेज बोल दो या मूर्त अवस्था बोल सकते हो। फिर जो 11 से लेकर जो 14 साल तक की एज थी, उसका इन्होंने अलग से नाम रखा था क्या, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त। अमूर्त आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए अमूर्त का, कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं दिख रही, मूर्त रूप में नहीं है, सामने नहीं है। मूर्त में तो चीज़ हमारे सामने होगी, उसी को देख के हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन अमूर्त में हमारे सामने वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि हम इमेजिनरी करेंगे, कल्पना करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, हम मैथ में करते हैं ना, कि मान लो इसकी वैल्यू x है ना, मान लो मान के करते हैं क्वेश्चन, है ना, कि मान लो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, ऐसे करते हैं। तो इमेजिनरी ही तो क्वेश्चन होते हैं,
और वो हमारे किस एज में होते हैं, 11 साल से अबव ही तो होते हैं। जब बच्चा 6th क्लास में 7th क्लास में होता है तभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अमूर्त तर्क विकसित हुआ था वो किस में हुआ था, 11 से लेकर 14 साल तक की एज में विकसित होता है ना। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको ऑप्शन समझ में कि जो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, ये रहा, 11 से लेके 14 साल तक की एज में क्या होता है, अमूर्त तर्क विकसित होता है। यानी कि अमूर्त बोल दो, इमेजिनरी बोल दो या कल्पना, है ना, इमेजिनरी बोल दो या फिर कल्पना पे इसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक क्वेश्चन में मैं आपके 3-4 क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगी। देखिए, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता रखता है। हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, जो हमारे टर्मन जी थे ना, इसका आंसर होगा टर्मन जी। टर्मन जी ने क्या कहा था कि कोई भी इंसान उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाएगा जितना वो किसी चीज़ों को अमूर्त रूप से सोचता है, इमेजिनरी सोचता है ना। यानी कि कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है तो भी उसके बारे में वो सोच सकता है, तो उतना ही वो इंटेलिजेंट होगा जितना वो है अमूर्त रूप से सोचता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, टर्मन जी ने ये बात कही थी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पावर्स इनसाइड द चिल्ड्रंस कॉल्ड। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर ना कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिससे उनको घुटन पैदा हो रही है, लेकिन वो उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इमोशनल कैथेरिस। ठीक है, ये रहा सामयिक विरेचन। अब ये क्या चीज़ आपको आएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में। जैसे सपोज करो किसी बच्चे को गुस्सा आया हुआ है, अंदर से वो क्रोधित है, तो अंदर से क्रोधित है तो परेशान है, उसको कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है अपना अंदर का। क्या करो, उसको एक टेडी बियर ला के दे दो या एक पिल्लो लेकर दे दो। वो क्या करेगा, उस पिल्लो पे क्या करेगा, मुक्के मारेगा, अपना सारा गुस्सा उस पिल्लो पर निकालने की कोशिश करेगा या टेडी बियर पर निकालने की कोशिश करेगा। तो जो उसके अंदर के जो इमोशंस थे जिससे उनको घुटन हो रही थी, वो जो क्रोध था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इसी प्रोसेस को, उस घुटन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, इमोशनल कैथेरिस, है ना, सामयिक विरेचन। कि आपका कोई इमोशन ऐसा है जिससे आपको घुटन हो रही है, उसका आप बाहर निकाल दो। या एक बात तो, आपको कोई चीज़ हर्ट हो गई, आप अंदर अंदर उससे परेशान हो, तो उसको बाहर निकालने के आप क्या करो, रोना स्टार्ट कर दो। रोने से क्या बहुत सारे इमोशंस बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपका क्या मन हल्का हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इमोशनल कैथेरिस उसको बोलते हैं, है ना। अंदर के जो आपको इमोशंस है जिससे आपको घुटन हो रही है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इमोशनल कैथेरिस। थर्ड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट आपका इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि सामयिक स्थिरता। सामयिक स्थिरता यानी कि क्या होता है, आप कितने स्टेबल हो, कितने आप स्थिर हो, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हो, है ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो अपने आप को कितना स्टेबल रखता है, कितना रिलैक्स रख पाता है, कितना अपने आप को संतुलित कर पाता है ना, उसको बोलते हैं सामयिक स्थिरता। कई ऐसे होते हैं ना कि कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं या फिर मारपीट पे उतर आते हैं, तो नहीं, जो बिल्कुल अपने इमोशंस को जैसे पहले थे वैसे ही बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ आपको ये। सेकंड, इमोशनल सेंसिटिविटी, सामयिक संवेदनशीलता क्या होती है। देखिए, आपने कई देखा होगा कि कुछ क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव इंसान होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव होते हैं। अगर आप कईयों को हंसी मजाक में भी अगर कुछ बात कह दो ना तो उनको जल्दी चुभ जाती है, वो रोने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से क्या है, बिल्कुल सेंसिटिव है ना, हर इमोशंस को भी वो बहुत जल्दी सीरियस ले लेते हैं। तो वो हमारा होता है इमोशनल सेंसिटिविटी। थर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि अंदर के घुटन को बाहर निकाल दो। फोर्थ आपका इमोशनल कॉम्पिटेंसी, ये ना कॉम्पिटेंसी, सामयिक सामर्थ्य। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो आपका कॉम्पिटेंसी है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की योग्यता, एबिलिटी। आप अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस
कितने समझ पाते हो, कितने अंदर आपकी शक्ति है, कितना आपका सामर्थ्य है, योग्यता है कि आप दूसरों के इमोशंस समझ पा रहे हो और अपने इमोशंस दूसरों को समझा पा रहे हो। ठीक है, तो ये अपना होता है सामयिक सामर्थ्य, यानी कि इमोशंस को समझने की योग्यता। तो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 22 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। देखिए, आप लोग को पता है जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो हमारा किन्होंने दिया था, मैकडूगल जी ने दिया था। और मैकडूगल जी ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, अपनी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, है ना। और उनके इमोशंस बताए थे कि कौन से इमोशन से संबंधित हैं। अब यहाँ पर जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की बात हो रही है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति कौन से संवेग से संबंधित थी, हमारे वंडर से संबंधित थी ना, हैरानी से। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को देख के हैरान हो रहे हो कि अच्छा वाह ये तो बड़ी अच्छी सी चीज़ है, देखता हूँ इसके अंदर और क्या क्या है, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है ना कोई भी अलग चीज़ देखने पर, तो जहाँ पर आप हैरान हो गए ना किसी चीज़ को देख के, तो ऑटोमेटिक आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है उसको सेटिस्फाई करना, तो बताइए वो कैसे कर सकते हैं। पहली बात, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। फर्स्ट, अवॉर्डिंग पोजीशन इन दी क्लास और स्कूल। देखिए, अगर आप क्लास में किसी बच्चे को या किसी को भी गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान कर देते हो, गौरवपूर्ण स्थिति कैसी होती है, लीडर बना दिया आपने किसी को, ठीक है, नेता बना दिया, या आपने मॉनिटर बना दिया, या उसको ये बोल दिया कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसे में दूसरे बच्चे क्या जिज्ञासा पैदा होगी, दूसरे बच्चों में कोई जिज्ञासा पैदा ही नहीं होगी। भाई ठीक है, उन्होंने एक बार सुन लिया, भाई ठीक है ये मॉनिटर है, ठीक है ये लीडर है, 2 बार सुन लिया, 3, तो इसमें क्या जिज्ञासा पैदा होगी, क्या उसके बारे में वे डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। सेकंड, तो फर्स्ट तो आपका ऑप्शन हो गया रॉन्ग, इसमें कोई क्यूरियोसिटी होती ही नहीं है। सेकंड, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना। बिल्कुल, देखिए अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे की जिज्ञासा है ना कि आप उसका आंसर दो, कैसा आंसर दोगे, कैसे उसको बताओगे, है ना, किस वे में उसको बताओगे। तो अगर आप बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दोगे तो इससे बच्चा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, और जो उसकी जिज्ञासा है कि मैम मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो भी तो शांत होगी। बच्चा उत्सुक होकर ही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका फर्ज आप उसको आंसर दो। ठीक है, तो बिल्कुल इससे भी बच्चों की जिज्ञासा शांत होगी, सेटिस्फाई होगी। थर्ड देखते हैं, समस्या समाधान। अगर आप कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सॉल्यूशन करते हो, देखो बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चा क्या है, एक तरीके से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है ना, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रखी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन उसकी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसको सोल्व कर दोगे तो वहीं पर बच्चे की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी ना, सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ भाई, बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, आपने उसका आंसर बता दिया, बस अब ठीक है, बच्चे की जो जिज्ञासा थी उसको समझने की, उस क्वेश्चन को आंसर लेने की, वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी उसकी। बिल्कुल ये भी होगा। कक्षा में विचार विमर्श करके, देखो कोई आप है ना ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेके आ सकते हो जिसमें बच्चे क्या बड़ी उत्सुकता से सवाल जवाब करे एक दूसरे से, है ना, वो सवाल करे एक दूसरे से और वो टीचर से भी सवाल करे। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, बच्चे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही हैं या आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, आप उनके आंसर ऐसे दो जिससे बच्चा सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो बिल्कुल ये फोर्थ भी आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो इसमें जिससे बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं होगी वो फर्स्ट है, क्योंकि इसमें बच्चे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को कुछ भी बना दो, 1-2 बार सुनेगा, इसमें कोई जिज्ञासा वो लेगा नहीं, है ना, कोई ज़्यादा उत्सुकता उसके अंदर होगी नहीं इस चीज़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ घुमा फिरा के ना, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं। देखिए, जो रोरसा शाही धब्बा है वो किन्होंने दिया था, अपने हरमन रोरसा जी ने दिया था, है ना, उनका पूरा नाम था हरमन रोरसा, उन्हीं के नाम से इनका रोरसा टेस्ट इनको कहा जाने लगा था। इन्होंने क्या किया था, जैसे इंक होती है ना, इंक शाही जिसको बोलते हैं, उससे ना ऐसे डॉट डॉट करके ना पिक्चर बनाई हुई थी, देखो नाम से पता चल रहा होगा, जो इंक थी ना शाही उसके धब्बे थे, आपको साइड में पिक्चर दिख भी जाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, टोटल 10 कार्ड बनाए थे ऐसे। ठीक है, कितने बनाए थे, टोटल 10 कार्ड, रोरसा जी ने 10 कार्ड। साइड में पिक्चर देखना आपको दिख जाएगी। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं है क्या, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार मैंने करवाया था कि रोरसा शाही धब्बा में ब्लैक और वाइट
कितने कार्ड थे, तो आपको साइड में दिख रहे होंगे कितने हैं, टोटल 5 है, जिसमें सिर्फ ब्लैक, या तो सिर्फ ब्लैक के डॉट है या फिर वाइट कलर है। 5 दिख रहे होंगे आपको साइड में। मल्टी कलर जिसमें बहुत सारे कलर मिक्स है 3 है ना। और जिसमें सिर्फ रेड और कैसा दिख रहा है आपको, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक आपके कितने हैं, 2। तो टोटल आपके कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 10। साइड में दिख जाएंगे आपको, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इनके अंदर से भी पूछ ले, जैसे पूछ रखे हैं कई बार कि बताइए मल्टी कलर के कितने थे रोड साइड डॉट में, या फिर आपके रेड और ब्लैक कितने थे, या फिर वाइट और ब्लैक। वाइट और ब्लैक का तो पूछ ही रखा है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझे। तो यहाँ पे तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था कि कितने कार्ड थे रोड साइड पोर्ट में, तो 10 थे। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इससे रिलेटेड हम थ्योरी भी करेंगे, क्योंकि इस थ्योरी में से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सीधा सा आंसर आपका होना चाहिए थॉर्नडाइक। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या। देखिए जो अपने थॉर्नडाइक जी थे ना, इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, लर्निंग के ऊपर दी थी, कि हमें ना कैसे कोई चीज़ सीखते हैं। अगर किसी भी इंसान को कोई नई चीज़ सीखनी है तो हम सीखते कैसे हैं। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इंसानों पे तो नहीं किया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जानवरों के ऊपर। तो इन्होंने एक बिल्ली ली थी, ठीक है, और बिल्ली को क्या किया था, पिंजरे के अंदर कर दिया था बंद। ठीक है, यहाँ पर पिंजरा, यहाँ पर बिल्ली है सपोज करो, और यहाँ पर क्या था, दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा ऐसा था कि साइड में एक स्विच लगा दिया जिसको इन्होंने लीवर बोला था। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जैसे हम स्विच बोल देते हैं तो इन्होंने इसको बोला था लीवर। और ये लीवर ऐसा था कि अगर इसको हम दबाते हैं तो इधर का दरवाज़ा खुल जाता है, और बाहर इन्होंने रख दिया अपना खाना। ठीक है, तो क्या था, बिल्ली भूखी थी, बाहर उसको खाने की गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी कि भाई हाँ बाहर खाना रखा है। तो बिल्ली ने क्या किया, उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बार उछल कूद की, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि बिल्ली का पैर लीवर के ऊपर पड़ गया। पड़ते ही क्या हो गया, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली आई खाना खा के वापस अंदर चली गई। ठीक है, उसके बाद फिर से वही सिचुएशन हुई, फिर से बिल्ली को भूखा रखा गया। कई बार ऐसे ही करते करते कि बिल्ली को भूखा रखते, बाहर खाना रखते और दरवाज़ा बंद करते, और बिल्ली उछल कूद करती, लीवर पे पैर गिरता और वो बाहर आ जाती। ऐसा करते करते कई बार क्या हुआ, पहले बिल्ली ने क्या किया, 10 बार मान लो उछल कूद की, अगली बार उसने थोड़ा और कम, 8 बार। ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आई कि बिल्ली को समझ में आ गया कि अच्छा ये लीवर है, इस पर पैर रखो, यहाँ से ये दरवाज़ा खुलता है और मैं जाकर खाना खा सकती हूँ। तो एक टाइम पे बिल्ली को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इनकी थ्योरी के ना काफ़ी सारे नाम थे। पहली बात तो इनकी थ्योरी को SR लर्निंग थ्योरी भी बोला गया है, कनेक्शनिज्म भी बोला गया है, संबंधवाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम से कम 10 नाम थे इनकी थ्योरी के ना, तो वो अलग अलग नाम से आ जाती है, तो उसमें बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में कि इनकी थ्योरी क्या थी। अब इन्होंने बिल्ली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, सेम उन्होंने क्या कहा कि सेम ही इंसान की भी यही फितरत होती है किसी भी चीज़ को सीखने की। जैसे बिल्ली ने सीख लिया ना कि लीवर पर पैर रखो और दरवाज़ा खोलो, बार बार प्रैक्टिस करके, है ना, तो सेम सिचुएशन क्या है, इंसानों की है। ऐसे ही इंसान भी कोई चीज़ सीखता है। कैसे, इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम बताए इंसानों के सीखने के। पहला, इन्होंने कहा एक तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभ्यास का नियम, हम जितनी किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, उस चीज़ को हम और अच्छे से सीख पाएंगे। पहला नियम। 3 नियम दिए थे ना टोटल। दूसरा नियम इन्होंने बताया तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए तत्परता। ठीक है, तत्परता का नियम क्या कहता है, आप एक बात बताइए, आप घोड़े को जाकर कुएं के पास खड़ा कर सकते हो, आप बाल्टी में पानी उसके आगे रख सकते हो, घोड़े के आगे, पीना तो घोड़े को ही पड़ेगा। तो सेम उन्होंने क्या कहा कि क्या है, कोई भी अगर हम चीज़ सीख रहे हैं ना, तो हमें खुद रेडी होना पड़ेगा, हमें मेंटली अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो इसको तत्परता का नियम बोलते हैं। और जो थर्ड इनका था, थर्ड इन्होंने बोला था संतोष का नियम भी है। कहीं कहीं पर आपको संतोष लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको प्रभाव लिखा हुआ मिलेगा, है ना। प्रभाव का नियम बोल दिया, कहीं कहीं पर संतोष भी मैंने बोला है, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब प्रभाव का नियम क्या होता है, आप खुद से देखो।
अगर आप कोई चीज़ अच्छा कर रहे हो, सपोज करो आपको ये लगता है कि आप फर्स्ट टाइम में कोई टेस्ट क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो आपके अंदर क्या एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम में कर लूँगा, ठीक है। तो उस अगर आपको उसकी तैयारी में अगर पॉजिटिव अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो आप खुश होते हो, आप फिर नेक्स्ट पेपर की और अच्छे से तैयारी करते हो। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप उसमें रह गए किसी भी पेपर में, तो क्या है, आपको दोबारा उसकी तैयारी करने में ना थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आएगी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना, इस टाइप की फीलिंग आएगी। तो ये होता है प्रभाव का नियम, यानी कि अगर हमें हमारे ऊपर किसी चीज़ का पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, तो हम उस चीज़ को और मोटिवेशन के साथ करते हैं। लेकिन अगर उसका कोई नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम उससे क्या है, थोड़ी बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। यही हमारा संतोष का नियम है कि अगर किसी काम को करने में हमें ये लगे कि हम सफल होंगे तो हमें संतोष की फीलिंग आती है ना अंदर से कि संतोष होता है। लेकिन अगर हमें ये डर हो कि मैं असफल हो जाऊंगा तो हमारे अंदर क्या होता है, असंतोष की भावना पैदा होती है। तो सेम ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, प्रभाव बोल दो, संतोष भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी मोटे तौर पर थ्योरी थी। तीन उन्होंने मेन जो मुख्य बोलते हैं ना, मेन इनके तीन ये थे, तीन इन्होंने अपने वो दिए थे, स्टेप दिए थे, और जो तीन नियम भी बोल सकते हैं इनको, रूल दिए थे, तीन नियम सीखने के कि कोई भी इंसान कैसे सीखता है, इंसान और जानवरों कोई भी कैसे सीखता है। और पांच पांच इन्होंने दिए थे गौण नियम, जिनको क्या बोलते हैं, गौण नियम, ठीक है, जो मतलब मेन नहीं थे वैसे थे, ठीक है, सिंपल वाले। तो आया होगा मेरे ख्याल से समझ में यहाँ पर आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक? पहली बात तो हम इसका आंसर देखते हैं। जो अपनी सोशियोमेट्रिक टेक्निक है वो किन्होंने दी थी? मोरेनो जी ने दी थी, है ना। सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं होती क्या है। देखिए जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती ना, इसमें किसी भी इंसान के ना समाज में कैसे संबंध है उनका पता लगाने की कोशिश की जाती है। सपोज कीजिए कोई भी इंसान है, ठीक है, मान लीजिए एम नाम का कोई इंसान है, इसके अपने मम्मी पापा भाई बहन या जहाँ पे काम कर रहा है, मतलब किन किन आदमी के साथ कैसे कैसे रिलेशन है समाज में, इनसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं ताकि इनके रिलेशन का पता लगे, संबंध का पता लगे, ठीक है। तो ये अपनी होती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने बता ही दिया कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक का जो इन्वेंट किन्होंने किया था, अपने मोरेनो जी ने किया था, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इरिक्शन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? विच इज द फोर्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इरिक्शन? देखिए आप लोग को पता होगा इरिक्शन की है ना, हमने बहुत बार थ्योरी कर ली है क्योंकि मोस्टली हर पेपर में आया हुआ है इरिक्शन का। आप लोग को पता होगा इरिक्शन ने कितनी स्टेजेस दी थी? 8 स्टेजेस बताई थी अपनी थ्योरी में। और इनकी थ्योरी का क्या नाम था? लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोला जाता है ना। लाइफ स्पैन क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मनुष्य की लाइफ के बारे में तो बताया था। इन्होंने कहा था मनुष्य क्या है, अपनी पूरी जिंदगी में 8 स्टेज से होकर गुजरता है। और इसकी मैंने आप लोग को ट्रिक्स भी बताई थी, इसकी स्टेजेस को याद करने की, बिल्कुल लाइन से याद करनी है आपको, आगे पीछे याद नहीं करनी है। मैंने क्या बताई थी आप लोग को ट्रिक्स, कि ताई कितनी थी? 4, है ना, 4 ताई थी। वो किसी फंक्शन में जा रही थी तो उन्हें रास्ते में याद आया कि हम किसी पड़ोसन को और बुला लेते हैं जो उनके साथ जाती थी। तो उन्होंने उसके गेट पे खड़ी होकर आवाज़ लगाई, तो अंदर से आवाज़ आई कि हाँ मैं भी आ रही हूँ, जी आई, है ना, अंदर से आवाज़ आ रही जी आई, आ रही हूँ मैं भी, ठीक है। तो ताई कितनी थी? 4 थी, और अंदर से आवाज़ आ रही थी जी आई। इसको मैंने बोला था कई बार रट लेना, 2-3 बार, अपने आप याद हो जाएंगी, बिल्कुल लाइन से स्टेजेस याद हो जाएंगी। आई के ऊपर मैंने आपको पता होगा 4 क्यों लिखा है, क्योंकि आई आएगा 4 बार। तो फटाफट से देखते हैं, बहुत ईजी सी थ्योरी थी। इन्होंने क्या किया था, देखिए पहले आप छोटे बच्चे को देखिए, या तो गोदी में रहेगा या फिर बिस्तर पर, उस स्टेज में देखिए। तो 0 से 1 साल का बच्चा ही होता है ना ऐसा, या तो गोदी में या बिस्तर पर। उसके बाद बच्चा थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर देता है, लेकिन अभी क्या प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट नहीं किया, तो 1 to 3। फिर बच्चा प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता 3 to 6। फिर बच्चा क्या करेगा, अपना उसमें प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर देगा 6 to 12। तो ऐसे ही ग्रुप में बांटना है। अब फिर उसके बाद क्या होएगा, थोड़ा बड़ा हो गया, किशोर अवस्था में आ गया, 12 से 18, है ना, हाई स्कूल में हो गया अब। उसके बाद क्या होगा, 18 से लेके 35 की एज होएगी। उसके बाद 35 से 65 की एज, और उसके बाद होता है 65 प्लस। ये इन्होंने 8 स्टेज बताई थी। मैंने भी बताया था ताई, टी ए आई, आई के ऊपर मैंने 4 लिखा था, ताई 4 थी ना, एक बार आई
2 बार आई, 3 बार आई और 4 बार आई, हो गया। और ये यहाँ पर जी और ये यहाँ पर आई, जी आई। टी से आप लोग को पता होगा, जो 0 से 1 साल का बच्चा है, यहाँ पर या तो ट्रस्ट करेगा किसी पर, आराम से गोदी में चला जाएगा, या फिर किसी अनजान को देखकर अविश्वास प्रस्तुत करेगा और रोने लग जाएगा, है ना। तो पहली स्टेज होती है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड आप लोगों को पता होगा ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। इसमें बच्चा क्या है, हर एक चीज़ खुद से करने की कोशिश करता है ना। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है ना, स्वायत्ता, कि हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करता है। आप बोलो कि जाओ पापा को खाना पकड़ा के आओ, बच्चा भाग के जाएगा कि मैं करूँगा, मैं पकड़ाऊँगा खाना, ठीक है। बच्चे को बोलो कि पानी दे के आओ, बच्चा भाग के जाएगा कि मैं दूंगा पानी, है ना। खुश होकर करते हैं इस एज में बच्चे। लेकिन ऑटोनॉमी की तो एज होती ही होती है, लेकिन अगर बच्चे से बाई चांस पानी का गिलास गिर जाए और उसको कोई डांट दे बच्चे को कि गिरा दिया पानी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लज्जा भी बच्चे को आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी स्वायत्ता वर्सेस लज्जा भी इसको बोलते हैं। अगला 3 to 6 के एज में क्या करता है बच्चा, आई का मतलब क्या हो गया, इनिशिएटिव, किसी चीज़ की पहल करना। एक तरीके से आप खुद से देखिए, यहाँ पर बच्चा एक तरीके से पढ़ाई की भी पहल कर देता है, या फिर चीज़ों को खोजबीन करने की पहल भी कर देता है बच्चा, है ना। चीज़ों को उलट पुलट के देखेगा, उसके आगे टॉयज डाल दो, उनको भी क्या करेगा, उलट पुलट के उनकी खोजबीन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवरी की पहल लगा लो या पढ़ाई की पहल लगा लो, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, पहल कर देता है, इनिशिएटिव कर देता है किसी चीज़ का। आगे 6 to 12 बच्चे आप लोगों को पता होगा प्राइमरी स्कूल में हो गया है ना, फर्स्ट क्लास में हो गया एक तरीके से। तो अब इसका आई का मतलब है इंडस्ट्री। क्या मतलब होता है आई का, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब मेहनत, ये वो वाली इंडस्ट्री नहीं है कि कभी आप कंपनी लगाओ, नहीं। इंडस्ट्री का मतलब मेहनत भी तो होता है ना, सिनोनिम्स। तो इंडस्ट्री मतलब मेहनत। अब बच्चा मेहनत करना स्टार्ट कर देगा। देखिए इन 3 स्टेजेज में तो बच्चे ने क्या मजे ही मजे किए। अब बच्चे की यहाँ पर मेहनत की उम्र आ गई है कि बच्चा अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देता है, बच्चा स्टडी में मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। अब अगली एज आप लोग को पता होगा 12 से 18 साल में बच्चा क्या करता है, पहचान ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है ना। तो आपको रटना नहीं है, एज के अकॉर्डिंग खुद से सोचने की कोशिश करो। 12 से 18 साल का बच्चा क्या करता है, आई से आइडेंटिटी, खुद की पहचान, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, खुद को भी ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। 18 से 35 की जो एज है, इसमें इसमें क्या होता है, इंटीमेसी, है ना। आई से क्या बनेगा आपका, इंटीमेसी। इसको आप लव एज भी बोल सकते हो, है ना। इसमें क्या करेगा, कोई भी इंसान है वो प्यार व्यार किसकी एज होएगी, इंटीमेसी की एज होएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, 35 साल के बाद कोई भी इंसान है वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेगा कि ठीक है अब क्या थोड़ा सा फैमिली बना ली जाए, थोड़ी सी शादी वादी कर ली जाए, ठीक है। तो 35 से लेके 65 की जो एज होती है उसमें उसको बोलते हैं जेनरिटी, है ना, जननात्मकता। यानी कि इसमें इंसान क्या करेगा, शादी करेगा, सेटल होएगा, उसके खुद के बच्चे होंगे, जॉब वगैरह करेगा, एक स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 65 के बाद, जब 65 से ऊपर की जो एज हो जाती है ना, उसमें इंसान क्या होता है, इंटीग्रिटी हो जाती है। मतलब क्या है, संपूर्णता जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेट हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है इंसान। मतलब अब वो बैठ के सिर्फ 2 ही चीज़ें सोचेगा, या तो संपूर्णता के बारे में सोचेगा या निराश हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में पीछे पलट के देखेगा कि भाई मैंने पूरी ज़िंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया। अगर अच्छी चीज़ उसने किया है तो उसको खुशी का एहसास होगा, संपूर्णता का एहसास होगा। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है तो उसको निराशा का भाव होगा 65 प्लस की एज में। तो ये आपको पता है, ये आपकी थ्योरी थी, कई बार मैंने रिपीट करवा ली। तो यहाँ पर क्या 4th स्टेज के बारे में आपकी बार पूछ लिया है ना, 4th स्टेज के बारे में। तो देखिए 4th स्टेज ये रही आपकी, 6 से लेके 1st, 2nd, 3rd, 4th, यही तो है ना, 6 से 12 साल की जो एज होती है। तो ये अपनी किसकी होती है, आपकी इंडस्ट्री की एज होती है। तो देखिए आई से इंडस्ट्री बन रहा ना, देखिए कौन सी है आपकी। तो ये रहा आपका 3rd ऑप्शन, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी क्यों लिखा, देखिए बच्चा क्या करेगा, मेहनत करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन अगर उसने अच्छा नहीं किया और टीचर ने उसको डांट दिया, ये क्या कर रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोल देती है ना कई बार टीचर कि मैंने इतनी बार समझा लिया, तू कर क्यों नहीं रहा है। तो बच्चे के अंदर क्या है, थोड़ा इन्फिनिटी, हीनता की भावना आ जाती है अंदर अंदर, ठीक है। कि बच्चा फिर अगली बार करते हुए थोड़ा सा ये समझेगा कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा शायद, ठीक है। तो ये आपकी होती है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में कि 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3rd होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है।
अकॉर्डिंग टू रॉज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सूडो मैच्योरिटी स्टेज। देखिए सूडो का मैंने पहले भी मतलब बता रखा आपको, सूडो का मतलब होता है झूठ, है ना, झूठ बोलते हैं सूडो को। तो देखिए बताइए कौन सी ऐसी अवस्था होती है जो झूठी मैच्योरिटी होती है, जिसके अंदर ना झूठी मैच्योरिटी होती है, बच्चे के अंदर झूठी परिपक्वता आ जाती है। देखिए आपने देखा होगा जो 9, 10, 11 साल का बच्चा होता है ना, 9, 10, 11 साल का बच्चा होता है, 12 साल का भी, क्या होता है अपने आप को ना समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है उसको। लेकिन उस बच्चे को अंदर से लगता है, वो झूठी कल्पना कर लेता है कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे सब कुछ समझ में आता है, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि मैच्योरिटी आई नहीं है, लेकिन वो झूठी मैच्योरिटी है बच्चे के अंदर, बच्चे को अंदर से लगता है लेकिन मैच्योरिटी आई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि 9, 10, 11, 12 साल का बच्चा कौन सी अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है ना। कौन सी अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। या देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए। पहला शैशवावस्था, नहीं, शैशवावस्था आपकी होती है 0 से 2 साल। उसके बाद है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था आपकी 2 से 12 साल। इसी एज ग्रुप में आ गया ना बाल्यावस्था की में, 9, 10, 11, 12 इसी में तो आ रहे हैं, इसके अंदर ही। थर्ड आपका किशोरावस्था आपकी होती है 12 से लेकर 18 साल, और जो प्रौढ़ अवस्था होती है वो 18+, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है 2 से लेकर 12 साल तक, ये आपकी बाल्यावस्था है ना। ये आपकी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था लगा लो या सूडो मैच्योरिटी लगा लो, है ना। इसमें भी अगर मैं एक क्वेश्चन और बताऊं, बाल्यावस्था में भी अगर आपके कहीं पे जाके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए ना कि बताओ पूर्व बाल्यावस्था भी ऑप्शन में दिया गया हो, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था के भी आगे 2 हिस्से कर रखे हैं। पूर्व बाल्यावस्था आपकी होती है 2 से लेके 6 साल तक, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो आपकी होती है 6 से लेके 12 साल तक, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल बाल्यावस्था दे दिया तो हमारा आंसर ही बाल्यावस्था होना है। लेकिन इसके अंदर भी मैं बोल रही हूँ, अगर कई बार क्या ऑप्शन में आ जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था, तो आपको उत्तर बाल्यावस्था लगा के आना है, क्योंकि 6 से 12 के बीच, 9, 10, 11, 12, 6 से 12 के बीच में ही तो आता है, ठीक है नंबर। तो उत्तर बाल्यावस्था लगा के आना। अगला क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा ये समझ में कि इसका सिंपल बाल्यावस्था सेकंड वाला ऑप्शन होएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। देखिए एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन ट्राई टू मेक हिज हर थॉट्स एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर whom he like to follow, when this kind of activity called which type of डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए मैंने पहले भी बता रखा आपको, जब एक बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के बिना उसके गुण जाने, बिना उसके अवगुण जाने उसके ही तरह बनने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर हमारी होती है तादमीकरण युक्ति, है ना, आइडेंटिफिकेशन। तो जो आपका 29 का ऑप्शन होगा वो तो होगा फर्स्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ये वाले क्वेश्चन है ना हेर फेर करके पहले भी आ चुके हैं। अगर आप मेरी मैराथन क्लास देखोगे ना स्टेट वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें कैसे आया हुआ था कि एक बच्चा ना अपनी ईगो को दूसरे के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है। हिंदी में तो लिखा हुआ था उसको अहम, अपने अहम को दूसरे के अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इंग्लिश में ईगो लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्या था एस्टेट में ना बिल्कुल एक एक 2 अक्षर को या तो काट देंगे या इसमें बढ़ा देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वही मैं इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करवा रही हूँ और इनको डिटेल में, कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं एस्टेट वाले, उन्हीं को थोड़ा सा काट देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 2-4 वर्ड बढ़ा देंगे, ऑप्शन को क्या है क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देंगे, इस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो बच्चा है वो दूसरे के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता है, उसी के अनुकूल बनने की कोशिश करता है, तो ये अपना होता है तादमीकरण आइडेंटिफिकेशन। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको आएगा समझ में। मैंने आपको पहले बोल रखा है कि मान लीजिए किसी बच्चे को कोई एक्टर पसंद है, सपोज करो सलमान खान ही किसी को पसंद है, तो वो बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल करवाने की कोशिश करेगा, है ना, वैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करेगा जैसे सलमान खान पहनता है, उसी तरीके का स्टाइल अपनाने की कोशिश करेगा। वो ना तो सलमान खान के गुण देखेगा ना अवगुण, बिना गुण और अवगुण जाने वो बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं तादमीकरण, ठीक है।
तो ये तो आपका हो गया तादमीकरण। अगला जो प्रोजेक्शन है जिसको हम प्रक्षेपण बोलते हैं, प्रक्षेपण का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है बिल्कुल ना, जिसको इजी लैंग्वेज में, प्रक्षेपण का मतलब होता है थोपना। अपनी चीज़ खुद मत मानो, दूसरे पर थोप दो। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि ये आपकी गलती है, नहीं खुद मत मानो, अगले पे चेप हो जाओ, नहीं नहीं तू ऐसा है, तू ऐसा है, ठीक है। सपोज करो जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ का एक बार एग्जांपल भी आपको दिया था कि क्या है, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई तू मुझे चीट कर रही है, ठीक है। तो वाइफ उल्टा ही उसको बोलती है कि नहीं मैं नहीं कर रही, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे चीट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है। मेरे ख्याल से आ गया होगा प्रक्षेपण समझ में, कि अपनी चीज़ दूसरों पर थोप दो, ठीक है। थर्ड आपका है औचित्य स्थापना या रैशनलाइजेशन। इसका मैंने बता रखा आपको, देखो इस पर एक मस्त कहावत ये सूट होगी, अंगूर खट्टे हैं। अगर आपको अंगूर नहीं मिले ना तो सीधा बोलो अंगूर खट्टे हैं। आप क्या है, जॉब के लिए गए, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन आपको खुद को तो खुश रखना है, आप घर वालों को भी आपको खुश रखना है। घर पे आए, घर वाले बोले क्या हुआ आपके इंटरव्यू का, नहीं आपने सीधा ये बोलना है नहीं नहीं वो जॉब अच्छी नहीं थी, वो मेरे लायक ही नहीं थी, वहाँ पे सुबह इतनी जल्दी जाओ, 8 बजे जाओ, रात को 6-7 बजे छुट्टी करते थे, वो जॉब मेरे लायक थी नहीं, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ आपको मिली नहीं, ठीक है, उसको आप क्या कर दो, बिल्कुल अपोजिट कर दो कि खुद को खुश रखो, पॉजिटिव वे में रखो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं औचित्य स्थापना या रैशनलाइजेशन की। अगला है देखिए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, कहीं एक बात को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दो। जैसे आप जॉब कर रहे हो, सपोज करो बॉस ने आपको लगा दी डांट अच्छी खासी, अब बॉस को तो आप बोल नहीं सकते, बॉस पे गुस्सा करोगे तो नौकरी से जाओगे, चुपचाप आप सुन के आ गए उधर से डांट, आपने क्या किया, घर पे आ गए, घर पे किसी और पे अपना गुस्सा निकाल दिया, तो जो बॉस का गुस्सा था वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो ना, एक तरीके से ट्रांसफ़र हो गया, है ना, एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पर तो गुस्से की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो ट्रांसफ़र, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आया होगा समझे। 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आपका आंसर होगा तादमीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इजी सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। फर्स्ट आपका ये बताना है कि कौन सा, जब आप बोल रहे हो ना, बोलने में कौन सा आपका विकार नहीं होता है। पहला है ऊर्जा की कमी। ऊर्जा की कमी कोई भी सामान्य भाषण विकार थोड़ी है, आप एनर्जी फील नहीं कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो इसमें बोलने का और एनर्जी लो का कोई तालमेल नहीं है। बोलने का मतलब तो यही है ना, स्पीच का मतलब तो कि मुंह से कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा की कमी इसका बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। सेकंड, तुतलाना। भाई तुतला के बोलेंगे तो वो वैसी बात है कि बोलने में ही तो विकार है वो, ये होगा सेकंड पे। अस्पष्ट उच्चारण यानी कि सलरिंग आप कर रहे हो, है ना, आप जैसे जो भी कोई शब्द बोल रहे हो तो उसको ढंग से नहीं बोल पा रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपका बिल्कुल हो जाएगा सलरिंग अगर आप कर रहे हो तो। फोर्थ आपका हकलाना, ठीक है, आप एक ही वर्ड पे अटक अटक के बोल रहे हो तो वो भी आपका क्या होएगा, स्ट्रिंग भी आपका इसका भाषण विकार होगा, बोलने का विकार होगा। तो जो आपका बोलने का विकार नहीं होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऊर्जा की कमी, डिप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो रखी है, एनर्जी लो हो रखी है, तो ऑटोमेटिक आपके पूरे शरीर की एनर्जी लो हो रखी है ना। वो ऐसा थोड़ी ना कि मुंह की जुबान की एनर्जी लो हो रखी है या बोलने में ही कुछ दिक्कत हो रही है उससे, ठीक है। तो इसका जो 13th का आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट आपका आंसर होगा।